सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं पढ़ाने आया हूँ आपको केमिस्ट्री। आप पढ़ने वाले हैं आज मोल, तुल्यांक, अणुभार और तुल्यांकी भार के बारे में कि कैसे मोल निकालते हैं, कैसे तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं, कैसे अणुभार निकालते हैं और कैसे तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो मोल और ये जो अपना मोल है यानी मोल, और ये एक अपना आता है जो है तुल्यांक या फिर हम इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक। अब इसकी संख्या कैसे निकाली जाए, इसको अगर सबसे पहले मतलब आसानी से समझना है तो उसके लिए हमें समझना होगा भाई अणुभार को यानी मॉलिक्यूल वेट और तुल्यांकी भार को यानी इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अब मोल और जो है तुल्यांक, इसको निकालने से पहले हम जानेंगे कि कैसे अणुभार निकालते हैं और कैसे तुल्यांकी भार। तो चलिए शुरू करते हैं। अणुभार और तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अणुभार निकालना। तो देखिए ध्यान दीजिए, अणुभार निकाला जाएगा। मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम से लेके जो है EU आरिक तक, यानी इसे हम गोल्ड कहें, स्वर्ण कहें तो वो भी चलेगा। तो यहाँ तक हमने दिया हुआ है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं कि जनरली किस किस से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आता है हाइड्रोजन, इसके बाद अगर हम आ जाए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर और सिल्वर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी इन 17 का तो आपको आना ही आना चाहिए। क्या क्या हमने दिया गया, सबसे पहले हमने एक नंबर दिया है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 वाला नंबर है, इसको हम उसका परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो इसके बाद हमने दिया है 1 4 7 9 11 12, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। देखिए 35.5 होता है, दो लोग हैं यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो क्लोरीन और एक कॉपर। इसका 35.5 लेंगे और कॉपर का जो है 63.5 लेंगे। तो ये जो है ये परमाणु भार कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, एटॉमिक वेट कहलाता है। और इसी एटॉमिक वेट की सहायता से हम जो है मॉलिक्यूल वेट यानी कि अणुभार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास कोई भी यौगिक दिया है, जैसे मैंने ले लिया कि आपके पास जो है H2O दिया गया है, तो एकदम सिंपल है। आपको क्या दिख रहा है, H2O दिख रहा है, तो हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन का तो परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना, 16, यानी इसका कितना आ जाएगा, 18। आना ही आना चाहिए भाई। देखिए आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ गए होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ पाए उनको आज हम निकालना सिखा दे रहे हैं कि अणुभार कैसे निकालें। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि भाई अणुभार कैसे निकालें। तो देखिए H2O का हमने निकाल दिया। हम निकाल के चलिए जैसे NaOH का निकाल के दिखाइए। NaOH, Na का कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, यानी कितना हो गया, 40। आना ही आना चाहिए, मुझे याद है पूरा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा कि किसका कितना जो है परमाणु भार होता है, तभी आप निकाल पाएंगे। ये तो NaOH की बात हो गई, H2O की बात हो गई। जैसे मैं NaCl की बात लूँ तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, यानी आपके दिमाग में यानी आपके मन में ऑलरेडी चल रहा होगा कि NaCl का 58.5 होता है, बचपन से ही आप जान रहे हैं। चलिए ठीक है। अब अगर हम इसके आगे बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई HNO3 का कितना होता है, तो H का होता है 1, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और ऑक्सीजन के 3 है, 16 होता है लेकिन 3 है, 16 3 48, और इस तरीके से आपने निकाल दिया 63। वेरी गुड, बहुत ही इजी स्टेप है। इसके अतिरिक्त आप निकालते हैं जैसे AgCl का।
अब ये अब चूंकि आप लोग बड़े क्लास में आ गए हैं तो इसलिए AgCl क्या होता है ना कि कभी कभी ये जो नंबर है ना एटॉमिक वेट, मैं फिर भी लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपके बुक में आपके क्वेश्चन में जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां संकेत करके दिया रहता है कि इसका परमाणु भार इतना, इसका परमाणु भार इतना, लेकिन फिर भी आपको यहाँ तक तो यार कम से कम आना चाहिए। जैसे AgCl की अगर मैं बात करूँ तो Ag का होता है 108 और Cl का होता है 35.5, यानी टोटल हो गया 143.5, तो 143.5 AgCl का हो गया। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, आसानी से आप कर ले जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो कोई भी यौगिक रहे, आपको क्या करना है, जैसे और भी बड़ा मैं अगर दे दूं, जैसे मैंने दे दिया K2SO4, तो K का होता है 39, तो 2K का हो गया कितना 78, सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, तो 16 चौक 64, यानी 8 2 10 4 14, हाथ से लगे 1, 6 3 9 10 7 17 114। एकदम आसान तरीके से आपको जो है K2SO4 का भी निकालना आ जाएगा। यानी कि ये टेबल अगर आपको याद है तो किसी का भी अणुभार वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको लग गया चलो C6H12O6 ग्लूकोज का निकालना बहुत बड़ा बहुत हार्ड लगा, अरे बिल्कुल नहीं है। 12 छंग 72 हाइड्रोजन का एक होता है, तो 12 एक कम 12 और 16 16 16 25 80 16 छक्का 96 16 सत्ते 16 छक्के 96 ना। तो यहां से हम निकालेंगे जो है आपका हो जाएगा 081 कितना इजी है, मतलब एकदम आसानी से 180 आ गया। चलिए इसके बाद आप निकालते कि चलिए इससे भी हार्ड दे दीजिए सर, तो C12H22O11 यानी कि सुक्रोज, चीनी कहते हैं इसे। तो इसका कई बार पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है कि मतलब हमें यूज होता है, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो वहां पे सुक्रोज का हमें जो है अणुभार यूज करने के लिए दिया जाएगा कि कैसे होगा। तो ऑक्सीजन 12 है, 12 ब्रह्म में 144, हाइड्रोजन का एक होता है तो 22 है, और 16 गुणे 100 यानी कि कितना हो गया, ये आपका जो है 176 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो 176 इसको जोड़ेंगे तो 342 आ जाएगा, मुझे याद है 342 होता है सुक्रोज का, लेकिन आप इसे ऐड करेंगे तो 342 आ जाएगा। तो ये तो था कि अणुभार कैसे निकाले, बहुत इजी स्टेप है। अब सवाल उठता है कि तुल्यांकी भार कैसे निकाले। तो तुल्यांकी भार जो होता है, यानी कि अब अगला स्टेप है हमारा कि नंबर 1 तो ये था, नंबर 2 है अपना तुल्यांकी भार कैसे निकाले। यानी अगर ये हमें निकालना है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो तुल्यांकी भार होता है वो तुल्यांकी भार असल में अणुभार बटे यन होता है। अगर आपको यन की पहचान आ गई, अगर आपने यन की पहचान कर लिया कि यन कितना होगा, तो अणुभार तो आप जान ही गए हैं कैसे निकाला जाएगा। तो अणुभार बटा वो जो यन का नंबर हो, यन का नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो, मतलब कितना भी हो सकता है, वो हमें क्या करना है, भाग कर देना है, यन को जो है भाग कर देना है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने एक इजी ले लिया, तो यहाँ पे मैंने बता के रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुल्यांकी भार जो अणुभार बटा यन होता है, तो ये यन क्या क्या हो सकता है। यहाँ देखिए यन हो सकता है अम्ल में H+ की संख्या, ये हो सकती है, क्षार में OH- की संख्या, ये हो सकती है, धनायन में प्लस की संख्या, ये हो सकती है, ऋणायन में माइनस की संख्या हो सकती है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, या फिर ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो सकता है। मैं कहूंगा अगर आप लोग इसे जो है वीडियो देख रहे हैं और आज तक आप ये सब नहीं जाने थे तो पॉज करिए और आसानी से इसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है करना शुरू करिए। देखिए हम क्या बता रहे हैं। तो ये यन नंबर हमें कैसे मिलेगा, तो आपको क्या मिल सकता है, आपको मिलेगा या तो अम्ल, या तो क्षार, या तो लवण, या तो कोई गैस, या फिर कोई चेंजिंग करके बताएगा कि ए का चेंज हुआ बी में, तो बताइए कि ए की जो है तुल्यांकी भार कितनी होगी। इस तरीके कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको क्या आना चाहिए कि भाई इसी की सहायता से यन की वैल्यू हमें निकल आएगी, तो हम जो है तुल्यांकी भार निकालेंगे। जैसे सपोज मैं पहले अम्ल का जो है दे देता हूं, तो अम्ल में मेरे पास HCl है,
तो HCl के लिए आपको n बराबर कितना दिख रहा है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1। अगर मैं H2SO4 कहता तो n बराबर आपको कितना दिख रहा है, 2, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 2। मैंने क्या कहा, अम्ल में H प्लस की संख्या। अगर मैं HNO3 दे रहा हूं तो यहाँ पे H कितना दिख रहा है आपको, n कितना दिख रहा है, 1। अगर मैं H3PO4 दे रहा हूं तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3। हाँ, याद रहे H3PO4 के दो भाई और आते हैं, एक आता है H3PO2, एक आता है H3PO3। तो मैं इसके लिए बता दूंगा कि जो H3PO4, अगर ये तीनों केस आ जाए, अगर इस तरीके से अगर आपको कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, 4, 2, 3, कितने भी दिख रहे हैं, उसमें से एक घटा देना, वही उसका n होगा। इस पे मत चले जाएगा, यानी यहाँ से 3 रख दिया आपने तो गलत हो जाएगा। ये असल में कितना H प्लस देता है, मैंने अपने बच्चों को बता के भी रखा हुआ है। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि H3PO2 हमेशा 1 H प्लस देता है, H3PO3 हमेशा 2 H प्लस देता है। तो इसकी n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से एक जो है C2 आपका जो है क्या आता है, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में H की n कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि H कितने हैं, 2 हैं। COOH, इसको कैसे करते हैं, COOH, तो यही H निकलता है ना, तो इसके लिए n की वैल्यू कितने हो गई, 2 हो गई। यानी कि आपको क्या देखना है कि अम्ल किसी में भी H कितने हैं, तो H जितना होगा उतना ही n होगा। HCl का अणुभार हम निकालते हैं 36.5 बटा 1, यानी इसका हो जाएगा 36.5। H2SO4 का अणुभार निकालते हैं 98 बटा 2, यानी इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 49। तुल्यांकी भार निकाले। HNO3 का निकालते हैं 63, यानी ये हो जाएगा 63/1, यानी 63। H3PO4, H3PO2, H3PO3 का भी ऐसे ही निकालिए और बटे में 3 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, जिसके लिए भी पूछा जाए। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड का होता है हमारे ख्याल से 12 दूनी 24 प्लस 2 प्लस 16 64, तो 4 2 8 1 9 90 होता है मेरे ख्याल से, हाँ 90। तो 90 अपान कितना कर देंगे 2, यानी इसका कितना आ जाएगा 45। तो अम्लों का देखिए किस तरीके से तुल्यांकी भार निकाला हमने। तो यन सबके लिए यन अगर आपको आ गया तो आपको अणुभार में से क्या कर देना है, यन को जो है डिवाइड कर देना है। तो ये आपका हो गया। इसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार देखिए और भी यौगिकों से की मदद लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम जो है क्षार का निकालेंगे। तो क्षार के लिए जैसे भाई एकदम इजी स्टेप है, मैंने क्या बताया, क्षार में OH माइनस की संख्या, यानी जितने OH दिखे आपको, जितने भी OH दिखे आपको, अब भाई यहाँ पे आपको n कितना दिख रहा है, 1। क्यों, क्योंकि OH कितने हैं, 1 है। यहाँ पे n कितना होगा, 2। क्यों, क्योंकि OH कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे n आपको कितना दिख रहा है, 2, क्योंकि OH कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे n आपको कितना दिख रहा है, 3, क्योंकि OH कितने 3 है। तो क्षार की पहचान OH से होती है, तो OH के ही आधार पर हम उसके नंबर बता देंगे, n = 1 होगा कि 2 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। अब इसका NaOH का होता है 40, अणुभार 40 बटा n कितना 1, यानी इसका तुल्यांकी भार भी कितना होगा, 40 होगा। MgOH का होल्ट OH की बात करूं तो 16 1 17 दूनी 34, और 34 और Mg करीब जो है 24 होता है मेरे ख्याल से, तो 4 4 8 3 2 5 58, तो ये 58/2, यानी कितना आ जाएगा 29। तो MgOH का होल्ट OH का तुल्यांकी भार कितना होगा 29। इसी तरह से 16 17 दूनी 34, 34 और 40 मेरे ख्याल से 74 हो जाएगा, इसका अणुभार 74 होगा, और अपान 2 कर देंगे, यानी 37। इसका तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। इसी तरीके से 51 और 58 88 हो जाएगा इसका, और 88/2 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से क्षार का भी आपको आ गया। अब बात कर लेते हैं लवण की कि भाई लवण का कैसे निकाला जाएगा, कैसे हम लवण का निकालेंगे। लवण में हमारे पास NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, और हम जो है KCl ले सकते हैं, और Na3PO4 भी ले सकते हैं, और हम क्या ले सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे CaSO4। ये 4 एग्जांपल हम दे रहे हैं। तो लवण का देखिए, इसमें ना तो H है ना तो
OH है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो हमने क्या कहा भाई, इसको आयनित करना आता है क्या आपको? इसको आयनित किया Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसको आयनित किया तो 2Na प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, इसको आयनित किया तो K प्लस प्लस Cl माइनस, इसको आयनित किया तो 3Na प्लस प्लस PO4 ट्रिपल माइनस, और इसको आयनित किया तो Ca डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। तो अगर आपको लवण को आयनित करना आता है तो आप बता लेंगे कि n की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि n के लिए हमने क्या कहा, धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि n कितने धनायन या कितने ऋणायन मुक्त हुए, तो एक धनायन या एक ऋणायन। इसमें कितने धनायन कितने ऋणायन, तो 2। इसमें कितने धनायन कितने ऋणायन, तो 1। इसमें कितने धनायन कितने ऋणायन, तो देखा आपने, ये 3 प्लस या फिर 3 माइनस, प्लस को पकड़िए या माइनस को, किसी को भी पकड़ लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 3। और CaSO4 की बात कर लो तो n इक्वल टू 2। देखिए बहुत इजी स्टेप है। अब NaCl का होता है 58.5 अपॉन 1, यानी 58.5 ही इसका तुल्यांकी भार होगा। Na2SO4 का अणुभार निकालिए और बटा कर दीजिए कितना, वेरी गुड, 2। KCl का अगर आप अणुभार निकालिए तो बटा कितना कर दीजिए, 1। Na3PO4 का अणुभार निकालिए, आता है आपको, यहां से मदद ले लेंगे और बटा कितना कर देंगे, 3, वेरी गुड। CaSO4 का कितना कर देंगे, बटे में 2, यानी जो भी अणुभार आएगा उसको बटे में कर देंगे 2। तो ये तो था हमारे लवण के लिए। और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको पूछ लिया कि जो है Na प्लस का बताइए, Cl माइनस का बताइए, SO4 डबल माइनस का बताइए, आयन का, किसी आयन का पूछ लिया अगर, तब आप कैसे निकालेंगे, Mg डबल प्लस का बताइए, आपसे PO4 ट्रिपल माइनस का पूछ लिया, तो इसमें भी सेम, कितने धनायन दिख रहे हैं, कितने Na का कितना होता है 23 बटा धनायन कितना दिख रहा है, धनायन कितना दिख रहा है 1। Cl का होता है 35.5 बटा 1, यानी Cl माइनस का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, वही 35.5। SO4 डबल माइनस का हमें बटे में तो 2 दिख रहा है। अब SO4 का अणुभार हमें निकालना आना चाहिए, 16 चौक 64 और 64 और 32 कितने हो जाएंगे, लगभग हमारे ख्याल से 96 हो जाएंगे, यानी 48 आ जाएगा इसका, है ना। हाँ सही। Mg का होता है 24 और बटे 2, यानी कितना 12। PO4 ट्रिपल माइनस, अब PO4 यानी P का होता है 31 और O का होता है 64, तो 31 और 64 कितना हो जाएगा 95। तो 95 अपान कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, 31.66 कितना आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप जो है त्यागे गए, जैसे Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1, Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 1, SO4 डबल माइनस 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2, Mg 2 त्यागता है तो 2, PO4 ट्रिपल माइनस के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं तो 3। इस तरह त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की सहायता से हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब एक सवाल हमने अंतिम स्टेप बताया, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, इसको कैसे निकालते हैं। तो एक आता है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि अम्लीय माध्यम में जो KMnO4 होता है वो किस में चेंज हो जाता है, Mn डबल प्लस में चेंज हो जाता है। तो अम्लीय माध्यम में KMnO4 Mn डबल प्लस में चेंज हो गया तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या में कितने का परिवर्तन हुआ, ऑक्सीकरण संख्या में। तो अगर हमें KMnO4 का निकालना है तो पहले चेक करना होगा KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो आप निकाल देंगे +7 और Mn की कितनी है +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन 5। अगर 5 हुआ तो KMnO4 का जो तुल्यांकी भार होगा वो तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, K का होता है जो है 39, Mn का होता है 55 और 16 चौक 64, यानी 98, हाथ से लगे 1, 9 6 158, तो 158 अपान 5 यानी 31.6 इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। देखिए हालांकि ऐसे आपके जनरली इन सब की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को तो बहुत भी पूछा गया तो अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में या फिर लवण के बारे में पूछा जाएगा तो उनका तो आना चाहिए, अम्ल क्षार और लवण का तो आपको आना चाहिए। बाकी मैंने स्टेप और भी बता दिए कि
तुल्यांकी भार और लोगों के कैसे निकाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त यन अपना संयोजकता भी होता है। यहाँ पे हम बता सकते हैं संयोजकता। जैसे अगर आपको संयोजकता आता है, जैसे O2 का निकालना है तो O2 में 2 संयोजकता पाया, या Cl2 का निकालना है तो Cl2 में 35.5 गुणे 35.5 71, बटा Cl2 की संयोजकता 1 होती है, यानी इसका 71 ही होगा। N2 का निकालें तो N2 में क्या होता है, N2 की संयोजकता नाइट्रोजन के बीच में कितने बांड बनाए गए, 3 बांड बनाए गए, नाइट्रोजन का 28/3 जो भी आ जाएगा। इस तरीके से संयोजकता का भी हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको तुल्यांकी भार भी निकालना आ गया। अब अगर आपको अणुभार निकालना आ गया, तुल्यांकी भार निकालना आ गया, तब आप सीखेंगे क्या जो है मोल कैसे निकाला जाए, और फिर उसके बाद हम नंबर 4 सीखेंगे कि तुल्यांक कैसे निकाला जाए, या मोलों की संख्या कैसे निकाली जाए और तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाए। तो चलिए पहले हम मोल निकालना जान लेते हैं। तो मोल हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। इसी तरीके से तुल्यांक की बात करूं, अगर मैं मोल यहां लिख दूं, मोल बराबर होता है भार, वेट अपान एटॉमिक वेट, यानी या मॉलिक्यूल वेट, अणुभार। इसी तरीके से हमें तुल्यांक की संख्या निकालनी है, तो तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटा तुल्यांकी भार। यानी आपको तुल्यांकी भार आ गया, तुल्यांकी भार मतलब बटायन करने का, अणुभार तो इनकी सहायता से हम निकाल लेंगे। तो मोल जो भी निकालना है, जैसे तो आपको भार जो है ना वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपके प्रश्न में आपको भार दिया रहेगा। यानी कि अगर भार नहीं दिया तो समझ लीजिए मोल दिया, अणुभार दिया, तब क्या करना है, भार ज्ञात करना है। यानी भार अगर ज्ञात करना है तो तुल्यांक और तुल्यांकी भार दिया गया होगा, लेकिन जनरली भार आपको दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं 40 ग्राम NaOH, तो 40 ग्राम NaOH में आपको कितने मोल मिलेंगे, तो देख लेते हैं। मोल बराबर भार कितना दिया है 40 ग्राम, बटा अणुभार NaOH का कितना अभी निकाला आपने 40, यानी इसके मोल कितने आ गए 1। वेरी गुड, ऐसे ही निकालना है। जैसे तुल्यांक, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे मेरे पास दिया गया 3.65 ग्राम HCl, अब 3.65 ग्राम HCl निकालना है तो इसके तुल्यांक कितने होंगे, यानी तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो पहले तो भार रख देंगे 3.65 अपान HCl का होता है 36.5, यहां से हम दशमलव काट देंगे तो 0.1 आपको आ जाएगा तुल्यांक। यानी अगर आपको मोल और तुल्यांक ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार और तुल्यांक बराबर होता है भार बटा तुल्यांकी भार। तो ये था आपका अणुभार, तुल्यांकी भार, मोल। मोल कैसे निकाला जाएगा, भार बटा अणुभार से। तुल्यांक कैसे निकाला जाता है, भार बटा तुल्यांकी भार से। तो इंपॉर्टेंट तो था कि भाई अणुभार निकालना, तो अणुभार तो आपको बचपन से ही आता होगा, सिर्फ आपने, आपके लिए जो अच्छे बच्चे थे उनको अगर तुल्यांकी भार नहीं निकालना आता था, तो इसलिए हमने बताया क्योंकि आपने कल के वीडियो में काफी डिमांड की थी, काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने किए थे। उन सब जितने भी बच्चे ने हमें कमेंट भेजा था, उन सभी बच्चों का मैं नाम लेके उनका जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 9 बज चुका है तो मैं अटेंडेंस के लिए भी क्लास 12th में छोड़ देता हूँ। तो क्लास 12th के लिए हम जो है उन बच्चों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने कल कमेंट किया था। अभिषेक सिंह ने कहा आई फील लाइक वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। आपको अगर क्लासरूम की फीलिंग आई तो अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। विजय चौरसिया का कमेंट आया है कि परफेक्ट लेक्चर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय ने कहा भी था कि मोल और तुल्यांक को डीपली समझा दीजिए, तो मैंने कोशिश की है, आप विजय देख लीजिएगा। अंशिका ने कहा तुल्यांक और मोल पर वीडियो बनाइए, तो मैंने बना दिया। सगुन ने कहा कि मोल और इक्विवेलेंट पर जो है वीडियो बनाइए सब, तो देखिए आपके लिए मैं बना गया। सगुन ने ये भी कहा कि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया। यश राय ने कहा कि सर बहुत अच्छा वीडियो लगा और बहुत अच्छे से समझ में आया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंशिका ठाकुर ने कहा कि उनको बहुत ही अच्छे से और उनके फायदेमंद रही है वीडियो, तो उनके लिए भी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अग्रहरी, मुझे नाम नहीं मिला, लेकिन जो भी हैं आप, तो आपने कहा कि परफेक्ट लेक्चर सर, तो मेरा भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
साउंड करके कौन है भाई हमें नहीं मालूम, मेरे यूट्यूब फ्रेंड बनना चाहते हैं तो मैं कतई इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी का यूट्यूब फ्रेंड बनने में। तो ऐसे कमेंट्स वगैरह आप लोग ना किया करिए। अगर अगली बार देख लीजिए कि मैं, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब फ्रेंड वगैरह मत बनाइए कि मैं नहीं बन सकता भाई, माफ़ी चाहता हूँ। ये मैं आपके पास जाके इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकता। प्रणव ने कहा सुपर फाइन लेक्चर क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोगन वोगन कहाँ आ जाते हैं। सौम्य सिंह ने कहा कि परफेक्ट लेक्चर, तो सौम्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी कमेंट में अपने सुझाव देते रहा करें। क्लास 12 9:02 हो रहे हैं। कल का अटेंडेंस मैं अटेंडेंस लगा दे रहा हूँ, जो है अटेंडेंस लगा दूंगा। तो काफ़ी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे जो है ऑलरेडी 9 बजे, ठीक 9 बजे जो है रेडी रहते हैं। और जो है मैं यहाँ पे देखिए आप सबके सामने ये कमेंट करने जा रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हमने जो है छोड़ दिया, और यहाँ ग्रुप इन्फो में जाकर मैंने जो है ग्रुप सेटिंग और ओनली एडमिन से हमने ऑल पार्टिसिपेट कर दिया। और अगर मैंने ऐसा कर दिया है तो देखिए आप सबके कमेंट टाइपिंग शुरू होने, देखिए हर्षिता का सबसे पहले मैसेज आया, अमन कसौदन ने फिर मैसेज किया, और भी बच्चे, अर्पिता ने, हर्ष राय ने, आर्यन सोनी ने, और भी बच्चे लगे हैं, लाइन पे आ जाते हैं। कोमल चौरसिया ने, और एकता ने, एकता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उत्साह बढ़ाते हैं हमारा, जो है ये आरती, कंचन और अंशिका सिंह, और उन्होंने बुक का नाम भी भेजा। हाँ, यहाँ पे मुझे बताना बहुत ज़रूरी था कि बुक का नाम भी आप लोग भेजें, क्योंकि न्यूमेरिकल स्टार्ट होने जा रहा है। सौम्य सिंह ने तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों को बताना था कि जो है कि कौन से बुक से आप पढ़ते हैं, ताकि उसके जो है आपके माध्यम से सारे बच्चों को वो बुक मिल सके। महिमा सिंगल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो है कमेंट करके और डेली कंटिन्यू करते हैं। ये सब मेरे बच्चे ऐसे हैं जो डेली पढ़ाई किया करते हैं। और भी टाइपिंग हो रही है बहुत सारे बच्चों की, सगुन के, शिखा यादव के। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी क्लास के हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके संपर्क में भी कोई भी है, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनमें भी छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके क्लास में, तो हम लोग ये फ्री क्लासेस चला रहे हैं। ये इसमें कोई भी पैसा आप सबसे नहीं लिया जा रहा, कोई भी क्लास हो। ये आपने केवल इंटर का देखा ना, 11th 12th का देख रहे हैं, केवल आप 11th 12th का देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप में अगर कोई बच्चा नर्सरी में पढ़ता हो, वो नर्सरी से 12th कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस, कॉमर्स, बायो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे जो ट्यूटर्स हैं वो मेरी तरह या फिर मुझसे भी बेहतर बेहतर ट्यूटर्स जो आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मोबाइल नंबर 7607047480 पर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर क्लास बहुत अच्छा समझ में आ गया। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।